Dear friends, welcome you all. I have started online course on diesel generator manufacturing and there are good opportunities to get a job in India and abroad in diesel generator manufacturing companies. So please click on below link given in the description box to join this course. Thank you very much. So welcome again in today's training video on how to measure end play of diesel generator and what are the disadvantages if we will not measure the end play during the coupling of engine and alternator. So let's start. ये है इंजन का इंटरनल व्यू। ये पिस्टन लगे हैं ऊपर और जो नीचे क्रैंकशाफ्ट है जो रोटेट करती है और इधर फ्लाईव्हील लगा हुआ है उसके साथ जो फ्लाईव्हील को घुमाती है और फ्लाईव्हील के साथ हम ऑल्टरनेटर को कपल करते हैं और ये रोटेशनल मोशन ऑल्टरनेटर को जाता है और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है उसमें थ्रू ईएमएफ। क्रैंकशाफ्ट के दूसरे एंड पे ये फिक्स्ड पुली है। अभी इसने ऐसे रोटेट करती है, इस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगी, बट क्रैंकशाफ्ट नीड सम क्लियरेंस ऑन द बोथ एंड्स। इसके यहाँ पे एक्सियल मूवमेंट के लिए एक्सियल उसको थोड़ी सी क्लियरेंस दे दी जाती है इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ताकि ये पूरी तरह रिजिड ना हो, इसको घूमने के लिए फ्रीली ये मूव करे, घूमे, रोटेट करे। अगर ये क्लियरेंस ख़त्म हो जाए तो इसके जो थ्रस्ट वेयरिंग लगे होते हैं जो इसको मेंटेन करते हैं क्लियरेंस को, वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट के सम्प में गिर जाते हैं और उसकी जो बेरिंग सीट है वो भी डैमेज हो जाती है। क्रैंकशाफ्ट भी इन सम केसेस डैमेज हो जाती है, तो कंप्लीट ओवरहॉलिंग करनी पड़ सकती है अगर ये क्लीयरेंस ख़त्म हो जाए। So what are the things that can have effect on this clearance? That is the process of alternator coupling with flywheel. आइए देखते हैं कैसे। ये अल्टरनेटर है, दिस इज द अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर अडेप्टर है और ये कपलिंग डिस्क है। इस कपलिंग डिस्क ने इधर इंजन फ्लाईव्हील के साथ कपल होना है, बोल्ट होना है। अगर ये अल्टरनेटर अडेप्टर से कपलिंग डिस्क का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये उसको पुश करेगी फ्लाईव्हील को और क्लियरेंस ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो ये इसको पुल कर लेगी। इन दिस केस आल्सो क्लियरेंस ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल क्लियरेंस ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी क्रैंकशाफ्ट फ्रीली मूव नहीं कर पाएगी। इसको कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है? आफ्टर कपलिंग, जो आपका अगर आपने ऐसे ही इंजन को रन कर दिया, स्टार्ट कर दिया विदाउट हैविंग एंड प्ले इन द क्रैंकशाफ्ट, तो आपका इंजन में सबसे पहले तो जो ब्लो बाई होगी, जो उसमें ब्रीदर पाइप रहती है इंजन की, क्रैंक केस ब्रीदर, उसमें से वाइट स्मोक आएगी, वाइट फ्यूम्स, जिसको आप हाथ लगा कर देखेंगे आपको पता चलेगा लूब ऑयल की स्मेल आएगी, लुब्रिकेशन ऑयल की। उसके लुब्रिकेशन ऑयल के ड्रॉप्स भी निकल सकते हैं उसमें से। दिस इज द फर्स्ट साइन योर इंजन डज नॉट हैव द एंड प्ले। इंजन आरपीएम के ऊपर पूरे आरपीएम नहीं हो पाएंगे उसके। अगर 1500 आरपीएम है तो 1475 इतने पे रह जाएगा, पूरा लोड नहीं लेगा। पर ये तो वो केस है अगर एक्सीडेंटली हमने उसको नोटिस नहीं किया एंड प्ले को, और एंड प्ले हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और हमने इंजन स्टार्ट कर दिया। इन दिस केस वी कैन नॉट डू एनीथिंग और हमारा इंजन डैमेज हो जाएगा, उसके थ्रस्ट बेरिंग टूट जाएंगे, तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है मेंटेनेंस की। पर इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले हमने इंजन की एंड प्ले बिफोर कपलिंग चेक करनी है। बिफोर कपलिंग हम चेक करेंगे, इस साइड पे डायल गेज लगाएंगे हम इस पुली के ऊपर। अभी डायल गेज क्या होती है, इसको कैसे लगाते हैं वो आपको पहले बताता हूँ मैं। दिस इज द डायल गेज। ये इसकी कॉन्टैक्ट टिप है। ये अप एंड डाउन मूव कर सकती है। जितना ये अप एंड डाउन मूव करेगी उतनी ही ये नीडल रोटेट करेगी और इसकी रीडिंग हम नोट कर लेंगे। इसको नोट कैसे करते हैं जरा समझिए।
इस डायल गेज का लीस्ट काउंट 0.01 mm या 10 माइक्रोन है, मतलब इससे 10 माइक्रोन से कम चेक नहीं कर सकते। ये 10, 20, 30, 40 मतलब 10 माइक्रोन के डिफरेंस से ही मेज़र कर सकती है। यह 10 के बाद सीधा 20 माइक्रोन बताएगी, 10 के बाद 20 बताएगी। ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बताएगी। ऐसे 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 35 नहीं बताएगी। नाउ सपोज हमने 50 माइक्रोन चेक करना है, तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे 50 आ जाएगा, 100 यहाँ पे आ जाएगा, 500 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमने 1.5 mm चेक करना है, देन इसकी एक रोटेशन तो पूरी हो जाएगी। एक रोटेशन जीरो पे शुरू करके जीरो पे अगर नीडल आ जाती है, दैट मीन्स 1 mm। और इसकी हम ये रोटेशंस नोट नहीं करेंगे, इसके लिए हम जो छोटा डायल दे रखा है जहाँ पे, इसको हम देखेंगे। एक रोटेशन के बाद, बड़े डायल की एक रोटेशन के बाद जो छोटे डायल पे ये नीडल 0 से 1 पे आ जाएगी। अगर इसकी 2 रोटेशन हो गई है, 2 पे आ जाएगी। अगर 2.5 हमने चेक करना है mm, तो इसकी ये 2 रोटेशन पूरी हो जाएगी बड़े डायल की, और ये नीडल 2 पे आ जाएगी। सबसे पहले हमने देखना है जो 2 पे है या नहीं है। 2 पे है, उसके बाद बड़ी जो नीडल है ये 5 पे चाहिए, देन इट इज 2.5। अगर 2.05 देखना है, बड़े डायल की 2 रोटेशन और छोटी नीडल यहाँ 2 पे आ जाएगी, और बड़ी नीडल यहाँ 5 पे आ जाएगी, एंड दिस इज 2.05। And second thing about this dial gauge, it has rotating dial। इसका ये जो डायल है ये रोटेट करता है। इसका पर्पज़ है इसकी ज़ीरो सेटिंग के लिए, क्योंकि जो इसकी कॉन्टैक्ट टिप है, जब हम इसको फिक्स कर देते हैं तो ये लिटिल बिट इनवर्ड और आउटवर्ड हो सकती है। और जैसे अभी ये डिस्प्ले हो रहा है, ये 0 से 90 के ऊपर भी हो सकती है इधर, और 10 के ऊपर भी हो सकती है। तो हम इसको सेट करने के लिए, ज़ीरो इसकी सेट करने के लिए इसके डायल को रोटेट कर देते हैं। इसको मशीन के ऊपर फिट कैसे करते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू चेक करने के लिए, इसका जो मैग्नेटिक स्टैंड रहता है, जो कि अगर ऑफ पोजीशन पे नॉब रहेगी तो जो नॉन मैग्नेटिक रहेगा, इसको मशीन के ऊपर लगा के हम इसको ऑन कर देते हैं। इस स्टैंड को किसी रिजिड, नियरेस्ट पॉसिबल रिजिड मेटेलिक सब्सटेंस के ऊपर लगाना होता है, क्योंकि अगर हम इसको उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दिया जिसको हमने मूवमेंट जिसकी चेक करनी है, तो ये पूरी डायल गेज ही मूव करेगी, तो ये चेक कैसे करेगा। तो हमने इसके अदर देन द ऑब्जेक्ट दैट इज़ अंडर मेजरमेंट हमने इसको लगाना होता है। इसको हमने लगा के इसकी जो कॉन्टैक्ट टिप है इसको हमने टच कर देना है उस ऑब्जेक्ट के साथ जिसकी हमने मेजरमेंट करनी है, और इसके डायल को हमने रोटेट करके ज़ीरो सेट कर देना है। ये है प्रोसीजर डायल गेज लगाने का। ये देखिए, ये इंजन ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ है, इंजन ब्लॉक ही है, और ये ओपन इंजन है। ये क्रैंक शाफ्ट की एंड प्ले चेक हो रही है जहाँ पे भी। ये हमने क्रैंक शाफ्ट के एंड पॉइंट पे पुली की तरफ हमने इसको लगा दिया है डायल गेज को, और इसके ब्लॉक के ऊपर इसको मैग्नेटाइज कर दिया है, और इसके हम एंड प्ले ऐसे चेक कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू अवर प्रीवियस स्लाइड, ऐसे ही हम यहाँ पे उसको स्टैंड को लगा के यहाँ पे नीडल को लगा देंगे। इसको क्राउ बार के साथ अप एंड डाउन करेंगे, पुश और पुल करेंगे, और इसकी मूवमेंट नोट कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली ये 150 से 200 माइक्रोन के दरमियान रहती है। ये उतनी ही होनी चाहिए जितनी बिफोर कपलिंग है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा, इसको हम कपल कर देंगे ऑल्टरनेटर को। आफ्टर कपल कर दिया हमने, अब हमने इंश्योर करना है ये जितनी पहले एंड प्ले थी उतनी है या नहीं है। दोबारा हम सेकंड टाइम यहाँ पे देखेंगे, एंड लगा के इसको डायल गेज को इसको पुश और पुल करके देखेंगे ये 150 से 200 या जितनी भी इंजन मैन्युफैक्चरर द्वारा रिकमेंडेड है उतनी एंड प्ले उसमें है या नहीं है। अगर नहीं है, वो 200 से ऊपर है, उसकी बियॉन्ड लिमिट जा रही है या स्टक हो गई है, वो मूव ही नहीं हो रही पुली,
इट मीन्स देयर इज़ नो एंड प्ले। तो हमने इसको इंजन को रन नहीं करना है, इसको अनकपल करना देना है और इसके अल्टरनेटर को हमने चेंज कर देना है। दिस इज द वे वी कैन अवॉइड, इन दिस वे फॉलोइंग दिस गाइडलाइंस वी कैन अवॉइड द सीवियर डैमेज ऑफ द इंजन। अगर आप डीजल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन कोर्स है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, आप वहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।